teachers of the institution, parents, students of this school, last but not least, Dr. Hariom Sharma, physical education teacher, a very dynamic student of mine, a very hardworking person, posted and available to you, जो आपको बहुत उपलब्ध हैं सेंट्रल स्कूल के अंदर। बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि आप इनका पूरा उपयोग करें, इनका पूरा इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करें। थोड़ा सा मेरा एक सुझाव है, एक ख्याल आया ये पढ़कर, फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया स्कूल वीक। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड जो है आपका दिल्ली में जो सिचुएटेड है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि व्हाई अ वीक, फिट इंडिया फॉर अ वीक ओनली। फिट इंडिया शुड बी ईयर राउंड प्रोग्राम। ये अनंत है, ये चलते रहना चाहिए, साल भर चलते रहना चाहिए। एनीवे, मुझे अच्छा लगेगा कि ये मेरा मैसेज आप रिफ्लेक्ट करें, खासतौर से डॉक्टर एम के झा से मेरा निवेदन है, और इस बात को आगे पहुंचाएं कि ये फिट इंडिया वीक जो है हर स्कूल में पूरे साल, वीक में न चलता पूरे साल चलना चाहिए। आज के लिए मुझे आपने बुलाया इस वेबिनार के अंदर एड्रेस करने के लिए, मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे अपने विषय पर विद्यार्थियों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बात करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और क्योंकि मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया गया था, तो मैंने एक क्लू के रूप में फिट वर्ड को इस्तेमाल किया है। इस फिट वर्ड के ऊपर मैं अपनी बात आप लोग से करूंगा। फिट का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही एक आम लफ्ज है जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, और हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि ये शर्ट जो है मुझे फिट हो रही है, मुझे ये काम सूट करता है, ये काम मुझे सूटेबल है, इस काम के लिए मैं फिट हूं। इस तरह से फिट लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको मतलब ये होता है कि आकार प्रकार में, साइज में कोई चीज जब आपको सूट करती है। शर्ट का एग्जांपल मैंने दिया कि शर्ट मुझे फिट होती है, लेकिन जब हम इसको इंसान से जोड़ते हैं, when we connect this word with the human beings, then इसका मतलब ये है कि हम उस अवस्था में हैं कि हम फिजिकल, जब हम इंसान से जोड़ते हैं, जब हम आदमियों से जोड़ते हैं, तो ये उस स्टेट को, उस अवस्था को इंगित करती है कि वी आर मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट। अब ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि अमूमन जब हम आदमियों की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो फिट का मतलब ये होता है कि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं, फिट हैं। लेकिन अगर हम इस नजरिए से फिट को देखेंगे, फिट इंडिया को देखेंगे, तो ये बात अधूरी रह जाएगी, ये पूरी बात। हमें अगर फिट अपने को घोषित करना है, इफ वी वांट टू बी फिट पर्सन, देन वी शुड बी मेंटली, फिजिकली, socially and spiritually fit. Then only we will be fit. Then only India will be fit. Now, what is this physical, being physical fit? What does it mean? It means, it refers to our body. ये हमारे शरीर के सारी चीजों को रेफर करता है। हमारी मांसपेशियों की मजबूती, हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारी ये कार्य करने की क्षमता को, हमारी फुर्ती को, हमारी गति को, ये सारी हमारे फेंकने की कुव्वत को, हमारे दौड़ने की कुव्वत को, दिस रिफ्लेक्ट्स टू आवर फिजिकल फिट बीइंग। ओके, इस पे मेंटल आवाज आती है, मेंटल फिट। हाउ वी कैन कॉल अवरसेल्फ मेंटली फिट? मेंटली फिट हम अपने को तभी बोल सकते हैं जब हमारी रीजनिंग,
अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एनालिटिक पावर, क्रिटिकल पावर्स, ये जो सारे अवयव हैं जो माइंड से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी मेंटल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव हों, ये अच्छे। इसका मैं दूसरे बहुत ही सिंपल लफ्जों में, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आई विल से दैट when we think positively, when we are able to understand, when we people are able to analyze, when we are able to react properly, तो ये सारी जो है मेंटल फिटनेस को इंडिकेट करती है। सोशल फिटनेस, हाउ यू कैन बी सोशली फिट। सोशली फिट होने के लिए वी शुड बी, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं देता हूं कि यू शुड बी रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यू शुड बी, आप एक आवश्यक अंग, आपकी जरूरत महसूस हो आपके समाज में, वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो एक टीचर के रूप में भी हो सकती है, वो एक डॉक्टर के रूप में भी हो सकती है, वो एक विद्यार्थी के रूप में भी हो सकती है, किसी भी रूप में when you are required, जब आप अपने समाज के द्वारा आपकी आवश्यकता महसूस की जाए स्ट्रांगली, then you are fit socially। ठीक है, ये बहुत लंबे विषय है और ऑनलाइन जो है इसके ऊपर जो बात की जा सकती है, लेकिन मैं हिंट देता हुआ क्योंकि टाइम कुछ हमारे सेटिंग में खत्म हो गया टाइम हमारा, और कुछ मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया था, तो उसमें 15-20 मिनट ऐसे ही निकल गए, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो हमने बात कर ली हाउ वी कैन बी फिजिकली फिट, हाउ वी कैन बी मेंटली फिट, एंड हाउ वी कैन बी सोशली फिट। ठीक है, और लास्ट जो कहीं पे बहुत कम मेंशन होता है, लेकिन वो हमारे समाज से या हमारे एजुकेशन से गायब हो रहा है, स्पिरिचुअली फेथ। ये बहुत जरूरी चीज है और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप स्पिरिचुअली फेथ के लिए आपको तपस्याएं नहीं करनी है, इबादतें नहीं करनी है, घंटों बैठ के तपस्याएं नहीं करनी है, ये कुछ भी नहीं करनी जरूरत है। यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप जब सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, उसका अंतर समझ जाएंगे कि सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है, तो आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आत्मिक उन्नति अपने आप होने लगेगी। तो ये आपको मैंने 4 चीजें बताई जो कि मनुष्य के रेफरेंस से, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से आपको फिट घोषित करेगा, आप फिट होंगे। अब इस बात को करते हुए मैं आपको एक बहुत ही भ्रम्य वाक्य की तरफ ले चलता हूं। भ्रम्य वाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। इसका मतलब ये होता है, शरीर माध्यम, मैं रिपीट करता हूं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। इंसान की, मनुष्य की हर साधना का माध्यम शरीर है, चाहे वो फिजिकल साधना हो, चाहे वो मेंटल साधना हो, चाहे वो सोशल साधना हो। आप कोई भी मेंटल काम, कोई भी फिजिकल काम, कोई भी सोशल काम, कोई भी स्पिरिचुअल काम, आप अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, क्योंकि आज विद्यार्थी मौजूद है यहाँ पर, तो अगर आप घंटों बैठकर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि पढ़ाई को हम रेफर करते हैं दिमाग से, मस्तिष्क से, मेंटल एस्पेक्ट से, ठीक है ना, लेकिन अगर आपका जिस्म, आपका शरीर अगर स्ट्रांग नहीं है, आपका शरीर फिट नहीं है, तो क्या आप अपनी पढ़ाई की टेबल के ऊपर घंटों बैठकर क्वालिटी की पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप वो काम भी नहीं कर सकते। तो ये चरितार्थ, ये जो भ्रमवाक्य है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये आपकी जिंदगी का कीवर्ड
बन जाना चाहिए। ये आपका मुख्य वाक्य बन जाना चाहिए कि आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि जब शरीर इतना इंपॉर्टेंट है तो हम इसको तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है। आ गई तो हमें शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमारे पास सवाल ये है कि हम शरीर को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने का एक ही तरीका है कि हमारा शरीर गतिविधियों में, शारीरिक गतिविधियों में, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज द नीड, इज द इंट्रिंसिक नीड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की मूल आवश्यकता गति है। अगर हम अपने शरीर को गतिशील नहीं रखेंगे, अगर हम उसको एक्टिव नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। As you know very well, law of use and disuse. अगर हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो मजबूत होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा। पुराने जमाने में शरीर की गतिविधियां जिंदगी को व्यापन करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। हमारे जीवन निर्वाहन के लिए for making for living day to day life, physical activities were automatically there. जैसे कि अगर हमको पानी लाना होता था तो हम या नदी पे जाते थे या कुएं पे जाकर पानी पीते थे, या हमें अगर आग जलाना होती थी तो लकड़ी लेकर आते थे, अगर हमें फल खाना होते थे तो हम पेड़ों पे चढ़ के फल तोड़ते थे। इस तरह से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम पैदल चल के जाते थे, हमें नदी क्रॉस करना होती थी तो हम तैर के जाते थे। तो ये सारी जो हमें डे टू डे लाइफ थी उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज अपने आप हमारे शरीर को मिलती चलती थी, क्योंकि जैसा मैंने बोला फिजिकल एक्टिविटीज आर द इंट्रिंसिक नीड ऑफ द बॉडी। नीड आवश्यकता है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। आज के दिन में अगर हम खाना पकाने की लकड़ी तोड़े तो वो हो नहीं सकता। आज की तारीख में कुएं खत्म हो गए, हमें हमारे नलों में पानी आते हैं, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो हम स्कूटर से, कार से, साइकिल से जाते हैं। तो हमें वो फिजिकल एक्टिविटी जो अपने आप मिल जाती थी वो हमें नहीं मिल रही। अब हमारे पास क्या चीज बची है? इसके अलावा भी और भी कई चीजें हुई हैं जिनको मैं छोटे छोटे रूप में टच करता चलूंगा कि क्यों वो फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो। मैकेनाइजेशन की मैंने बात कर दी, बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया है और हर चीज जो है मशीन के माध्यम से की जा रही है। वी आर डूइंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स through the use of machines and gadgets. दूसरी बात एकेडमिक लोड, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। मैं एक स्कूल के वेबिनार में बोल रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एकेडमिक लोड कहते हैं ना कि जो कि इज क्रिएटिंग वन साइडेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इट इज द फैक्ट, ये एक सत्य है, ये एक अटल सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना आवश्यक है। और इसके ऊपर सालों से सेमिनार हो रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए। वी आर जस्ट टॉकिंग, अनफॉर्चुनेटली यही बात हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं। आज तो शायद मेरे ख्याल से पेरेंट्स मौजूद हैं, बच्चे से सिर्फ बात हो रही है कि बेटा नंबर अच्छे हैं, बेटा नंबर अच्छे हैं। हम दूसरी तरफ उसकी बात ही नहीं करते कि बेटा तुम स्वस्थ रहो, जिससे कि तुम अच्छी पढ़ाई कर सको, आगे के अपने जीवन में अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सको। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मेरा बहुत इत्तेफाक हुआ विदेशों में जाने का,
और वहां पर जो मैंने एक बहुत खूबसूरत बात देखी वो ये देखी कि जब मेरा इंटरेक्शन हुआ पेरेंट्स से, तो मैंने ये पाया, बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, वो समझने वाली बात है कि पेरेंट्स वर मोर वरीड, वो इस बात के लिए ज्यादा चिंतित थे कि मेरे बच्चे ने खेला कि नहीं। वो मार्क्स की बात नहीं करते थे, वो पढ़ाई की बात नहीं करते थे, वो बात करते थे कि मेरे बच्चे ने खेला कि नहीं खेला। एंड दे वर वेरी कीन टू इंश्योर, वो बहुत उत्साहित थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चे रोजाना खेलें। ये तो बच्चों की बात हो गई। और हमारे यहाँ बच्चों की बात तो जब बात चल रही है, हमारे यहाँ सीन बिल्कुल दूसरा है। बच्चा स्कूल से लौटता है, फिर वो कोचिंग करता है, फिर वो होमवर्क करता है, एंड देयर इज नो टाइम फॉर दैट। और जिसके हम ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन का एम बोलते हैं, वो एजुकेशन का एम, आई एम सॉरी टू से कि वो एजुकेशनिस्ट, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स, समाज के हमारे लोग सबों की नजरों से हो जाते हैं। वो इस बात को सोचने लगे कि व्हाट डज ऑलराउंड डेवलपमेंट मीन्स। अब मैं थोड़ा बड़ों पर आता हूं। वर्कलोड हम मजबूरी कहूं या जरूरत कहूं, अकल काम नहीं करती, क्योंकि हम इतना काम करके, हम इतना काम कर कर इतना काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अर्न, पैसा कमाने के उसमें, कि हमें दूसरी अपनी दूसरी जो जरूरतें हैं हमारी, उनकी तरफ से हमारा ध्यान ही हट जाता है। शरीर कब तक से काम करेगा अगर उसको जो उसकी और जरूरतें हैं उसको वो जरूरतें ही नहीं है। कई रीजन से आदमी क्यों डिमांड बढ़ गई हैं, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिजायर बढ़ गई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसे रहना है, हमें ये खाना है, वो खाना है। ये हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो जो बड़े लोग हैं वो वर्कलोड में दबे हुए हैं, उसका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। उनको मालूम है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आई कैन बी फायर टुमारो। तो वो चीजें भी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं थोड़ा सा हल्के से इशारा भी कर चुका हूं, द राइट प्लेस इज नॉट गिवन टू फिजिकल एक्टिविटीज, दैट इज प्ले। वो एक दिमाग में हमारी कहावत जो बचपन में सुनी वो अभी भी चलती है, वो दूसरे रूप में चलती है, शायद उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन बात की जाती है वो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये इस तरह की कोई बात है क्योंकि एब्सर्ड, बिल्कुल बेवकूफी की बात है। अगर यही बात होती तो पुराने समय में ये हमारे खेलकूद जो था, फिजिकल एक्टिविटी जो थी, वो हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी शिक्षण संस्थाओं का पार्ट एंड पार्सल था। हम अगर गुरुकुल्स की बात करें, मैं बहुत पीछे जा रहा हूं, गुरुकुल्स की बात करें तो वहां पर तमाम तरह के सब्जेक्ट थे। म्यूजिक तो मैथ्स की, मेडिकल की पढ़ाई थी, एस्ट्रोलॉजी थी, वेद, पुराण थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत क्लियर मेंशन है घुड़सवारी, मुष्टि युद्ध, गदा युद्ध, स्विमिंग, ये सब चीजें भी गुरुकुल में पढ़ाई जाती। क्यों पढ़ाई जाती? क्योंकि पढ़ाई ये रियलाइज था हमारे पूर्वजों के द्वारा कि पढ़ाई के साथ साथ शरीर के क्रियाकलाप अति आवश्यक है और उसको वो इन माध्यमों से गदा युद्ध था, तलवारबाजी थी,
भाला फेंक था, ये सब कराया जाता और गुरुकुल के पार्ट एंड पार्सल थे। फिर हमारे धर्म से भी फिजिकल एक्टिविटीज जुड़ी हुई थी, खेल कूद जुड़े हुए थे। हमारे मंदिरों में व्यायामशालाएं होती थी, अखाड़े होते थे, यहाँ पर भी जो लोग आते थे वो व्यायाम करते थे और अपने शरीर को अच्छा बनाते थे। सोसाइटी और कल्चर में भी ये शामिल था। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे रीति रिवाज थे, ये मुझे याद दिलाता है इस बात का कि हमारे यहाँ जो पुराने जमाने में स्वयंवर हुए, जो फेमस स्वयंवर हुए, स्वयंवर मतलब लड़की, कोई राजा जो था, जो लड़की का पिता होता था, वो कोई शर्त रखता था और उस शर्त को पूरा करने वाले इंसान से उसकी बेटी की शादी होती थी। अपन सीता जी के स्वयंवर की बात कर लें, अपन द्रौपदी के स्वयंवर की बात कर लें, तो यहाँ पर ये जो इनके पिता थे दशरथ जी, ये तो वो जो थे वो कोई और शब्द भी रख सकते थे, क्योंकि उस टाइम कविताएं भी लिखी जाती थी, गणित था, तो वो ये भी शब्द रख सकते थे कि कोई भी राजकुमार जो कि गणित का एक सूत्र हल करेगा सबसे पहले सही तरीके से, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे, या कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाएगा उसके साथ हम अपनी चित्रकारी करेगा तो हम उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करेंगे, या कोई जो है वो अच्छी सी कविता लिखेगा उसके साथ हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लेकिन हम अमूमन देखते थे कि शारीरिक क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी गई। प्रेफरेंस वर गिवन टू द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द राजकुमार, जो शादी के लिए इच्छुक लोग आते थे, उनके लिए फिजिकल प्रोग्रेस प्रूव करने की शर्तें रखी गई। हमें याद पड़ता है कि नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण भगवान का जो है वो उल्लेख किया जाता है, गेंद खेल रहे थे और गेंद जो थी वो यमुना में चली गई। गेंद खेल रहे थे, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि गेंद अगर यमुना में नहीं गिरती तो वो जो नाग का, कालिया नाग का जो वध हुआ वो नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारे रिलीजन से, समाज से जुड़ी हुई थी। हमारे फोक डांसेस, हमारे जो फोक डांसेस है, सुनो, तो इसी मीटिंग बात चल का रही है, होता मैं अभी है रिकॉर्ड कर रहा था, अभी ड्रॉप हो जाएगा कि हर आप 50 किलोमीटर पे आप चले जाए इंडिया के अंदर, हर जगह पे फोक डांसेस मौजूद है, हमारे गाने मौजूद, लोकगीत मौजूद है। लोकगीत है वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज है, डांस हमारे पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर सारे हमारे समाज के लोग इन्वॉल्व थे, हमारे धर्म के लोग इन्वॉल्व थे और उनको जरूरी माना गया हमारे गुरुकुल के अंदर। आज क्या है, आई एम सॉरी टू से कि आज फिजिकल एजुकेशन या गेम्स स्पोर्ट्स को बहुत ही लाइटली लिया जाता है, बहुत लाइटली। इस पे लेक्चर्स तो बहुत हो जाते हैं इसके महत्व के ऊपर, लेकिन ट्रू सेंस में आई एम सॉरी टू से कि अभी ट्रू सेंस में उसकी एप्लीकेशन नहीं हुई, उसको लागू नहीं किया गया। हमारे माँ बाप के दिमाग से वो बात निकली हुई है। इस फ्यूचर एस्पेक्ट की बात करें, आज हम डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैनेजर बनने की बात करते हैं। मैं कहता हूं क्या अपन पहले अपने बच्चों को ये क्यों बताना भूल गए कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है? क्या हम इसकी तरफ कोई कोशिश कर रहे हैं? हम इसकी तरफ बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहे। तो ये चीज जो है खेलकूद को अगर हम बनाएंगे तो कई चीजें बहुत बिल्कुल बाकी। अब हमारे एक सवाल आता है कि जब फिजिकल एक्टिविटी को हम ले आए खेलकूद प्ले के अंदर, तो ये प्ले है क्या चीज? ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे शरीर में जाए। वो सारे क्रियाकलाप, all those activities where body is used so that it is developed properly. इसके एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत ही वैरायटी है। गेम्स हैं, स्पोर्ट्स की गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, एक्रोबैटिक्स है, जल क्रीड़ाएं हैं, कॉम्बेटिव्स हैं जिसमें हम अपनी ताकत का, कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जूडो, कराटे, ये कॉम्बेटिव्स कहलाते हैं।
फिर भी है जिम्नास्टिक्स हमारे पास है, माइनर गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे गांव में खेले जाते थे माइनर गेम्स। ठीक है, हमारा ध्यान भटक के चला गया क्रिकेट की तरफ। मैं क्रिकेट का गेम मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इट इज अ गेम, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड गेम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के आगे दूसरे गेम छोटे पड़ गए, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है मेरी नजर में, क्योंकि इसके अंदर ये एक ठंडे मौसम, ठंडे मुल्कों का गेम था, अंग्रेजों का गेम था। वहां पे सूरज बहुत कम निकलता था, और जब निकलता था तो उनको चाहिए था कि पूरे दिन भर वो धूप को ग्रहण कर सके। इसीलिए क्रिकेट खेल वहां से आया और वो लोग खेलते थे। लेकिन हमारे यहाँ आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में क्रिकेट खेला जा रहा है, और बच्चों का मैं समझ रहा हूँ कि जितनी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए उतनी एक्सरसाइज नहीं मिलती क्रिकेट के माध्यम से, और टाइम भी बहुत उसमें खराब होता है। माइनर गेम्स हम रिकलेक्ट करें कि कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। हमारे गांव में जब मेरे बचपन के अंदर जो खेल खेले जाते थे वो खेल माइनर गेम्स हैं, जिनके अंदर ना टीम के खिलाड़ियों की संख्या निश्चित होती है, जिसके अंदर ना ग्राउंड का साइज कोई निश्चित होता है, जिसके अंदर कोई निश्चित रूल्स नहीं होते। जैसी सिचुएशन होती है उसके लिहाज से अपन रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं और खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। रिदमिक्स है, डांस, जैसे मैंने पहले बोला था, इन सबको अपन प्ले के अंदर जोड़ सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसको मैंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत अच्छा तजुर्बा किया और मैं बहुत सक्सेसफुल रहा उसमें, वह एडवेंचर एक्टिविटीज। एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर जो मुख्य है वो है ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेनियरिंग है, ऐसे कई रिवर राफ्टिंग है, कई चीजें हैं इसके अंदर, बहुत है। लेकिन ये गजब की एक्टिविटीज हैं, और इनमें सबसे बड़ा गजब यह है कि ये हमको ईश्वर के पास ले जाती है, प्रकृति के पास ले जाती है। आज बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ गई कि वो नेचर से दूर हो गया है। नेचर से दूर होना मतलब आपने ईश्वर की प्रशंसा करने का मौका खो दिया। आपने ईश्वर की, खुदा की प्रशंसा करने का मौका खो दिया। आप जब प्रकृति के पास जाते हैं, आप पहाड़ के पास जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, आप उसको जब देखते हैं, आप पेड़ पौधों को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो आपको उस क्रिएटर, उस बनाने वाले की तारीफ में अपने आप लफ्ज करने लगते हैं, सोच बनने लगती है। I feel all the schools and colleges and universities should very seriously introduce adventure activities among the children. ये जरूरी नहीं कि उसके लिए हिमालय जरूरी है। हर शहर से 150 किलोमीटर की दूर नदियां हैं, पहाड़ हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम जब इन एक्टिविटीज के अंदर जो मैंने ऊपर मेंशन करी है, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जिनको आज हम प्ले कह सकते हैं, अगर हम प्ले एक्टिविटीज के अंदर हम अगर भाग लेते हैं तो क्या होगा, हमारी फिट बॉडी बनेगी। अब फिट बॉडी क्या चीज है उसको मैं थोड़ा सा समझाता चलूं, जो मैं बात पहले कर रहा था उसी फ्रेंड्स के साथ। फिट बॉडी का पहली चीज जो एनालिसिस कर सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वेट। अब ये वेट को मैंने क्यों लिया, मैं कुछ और भी ले सकता था, मसल भी ले सकता था, बोन डेंसिटी भी ले सकता था, कई चीजें ले सकता था। क्या हुआ है कि आज जो डिजिटल अच्छाई आ गई है, क्या बुराई कहूं, मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि वही बात आ जाती है कि हम इन चीजों में इतने उलझ गए हैं कि हम जो है दूसरे एस्पेक्ट को देखना भूल गए। तो हमारा घंटों hours together we are sitting in front of screens, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो लैपटॉप। अब यहाँ पे घंटों बैठने से हमारा वजन और हम अपने जिस्म को कोई वक्त नहीं दे रहे।
हम एक्सरसाइज वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ी और बात आगे होगी। मस्कुलर स्ट्रेंथ नंबर 2 पे रखा है। मस्कुलर स्ट्रेंथ होगी तो हम बैक अच्छी तरह से पाएंगे। You will be able to sit properly. You will be able to walk properly, run properly, throw properly, lift properly. ये सब चीजें हमें रोजाना की जिंदगी में काम आती है। हमें कुछ चीजें उठाना पड़ती हैं, कुछ चीजें रखना पड़ती हैं, हमें कहीं बैठ के काम करना पड़ता है, हमें कहीं चल के जाना पड़ता है, सीढ़ियां चलना पड़ती है, ये सब। गुड जॉइंट मोबिलिटी, खेलने से हमारे जॉइंट्स मोबाइल होते हैं, नहीं तो वो उनमें वो जम जाते हैं, उनकी मोबिलिटी, रेंज ऑफ मूवमेंट उनके अंदर खत्म हो जाए, और जिससे कि हमें काम को करने में, हमें डिफरेंट टास्क जो हमें रोजाना करना चाहिए, उनमें हमें परेशानी आती है। फिजिकल एक्टिविटीज करने से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से हमारी बेसिक स्किल्स बहुत सिंपल है, लेकिन हम उनको सही ढंग से नहीं करते। हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे दौड़ना चाहिए, हमें कैसे लिफ्ट करना चाहिए किसी चीज टेबल को, किसी चीज को अगर हमें कुर्सी रखना है हमें कैसे ले जाना है, अगर हमें कुछ थ्रो करनी है तो कैसे करनी है, हमें किसी चीज को कैच करना है तो कैसे करना है, हमें किसी चीज को उठाना है जमीन से तो हमें कैसे उठाना है। ये चीजें हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से, प्ले एक्टिविटीज के माध्यम से हम सीखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्या हमारी बेसिक स्किल्स अच्छी है, हमें बेसिक स्किल्स का अच्छा ज्ञान है और हम उनको अच्छी तरह कर सकते हैं बेसिक स्किल्स, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी जिस्म की एफिशिएंसी बढ़ेगी। जिस्म की एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि हम कम समय में कम एनर्जी स्पेंड करते हुए अच्छा काम करते हैं। एक मशीन की एफिशिएंसी होती है तो हमारी जिस्म की एफिशिएंसी होती है। तो हम कम समय में कम ताकत की ऊर्जा का खर्च किए हुए, स्पेंडिंग लेस एनर्जी एंड गिविंग गुड क्वालिटी ऑफ, तो ह्यूमन एफिशिएंसी will be there अगर हम हमारे बेसिक स्किल्स, बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो हमारी ह्यूमन एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अगर हम 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, अगर हमारी एफिशिएंसी अच्छी है तो वही 4 घंटों में की जगह हम 5 घंटे काम करेंगे, हमारे काम करने की, हमारे पढ़ने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। जब हम प्ले, क्योंकि मेरा हर पॉइंट जो है वो एक लेक्चर से भी ज्यादा है। तो मेंटल क्वालिटी मैंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, ये सब बाय अ प्लेयर्स माइंड, एक खिलाड़ी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज फास्ट काम करता है। और बोले सर आप क्या बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। अपना दिमाग जो है, खिलाड़ी का दिमाग जो है, ये सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट दिमाग करता है। इमेजिन, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपके पास बॉल आती है, आप उसको रोकते हो, आप अपना पैर जब फुटबॉल के ऊपर रखते हो तो सोचना चालू करते हो कि मेरे 10 खिलाड़ी कहाँ हैं, अपोनेंट के 11 खिलाड़ी कहाँ हैं, उनको आप आराम से देखते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे खुद ड्रिबल करना है, या मुझे किक करना है, या मुझे चिप करना है, या मुझे लॉक करना है। क्या इस तरह की प्रक्रिया होती है फुटबॉल खेलने में? बिल्कुल नहीं होती। आपके पास बॉल आती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेकंड, मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, और इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपने अपने 10 खिलाड़ियों की, अपनी टीम के 10 खिलाड़ियों की पोजीशन देखी, अपोनेंट के 11 खिलाड़ी देखी है, और उसके बाद आपने बहुत सारे ऑप्शन में से क्या करना है, उसमें से एक ऑप्शन चुना और वो आपने काम किया। इज इट नॉट फास्टर देन कंप्यूटर? डेफिनेटली। मेरे पास साइकिल एग्जाम्पल्स हैं। तो
ये आपका हो गया कि हाउ द प्ले विल रिजल्ट, व्हाट द रिजल्ट्स ऑफ प्ले व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन इट। अब कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करूंगा जो प्ले के बारे में, कुछ भ्रांतियां हमारे दिमाग में पाल रखी हैं। एक सबसे बड़ी भ्रांति जिसका मैंने पहले भी बहुत हल्का जिक्र किया था कि अगर आप खेलेगा, बच्चा खेलेगा, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये टीचर्स के लिए भी है और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है। एक बहुत भ्रांति हमारे दिमाग में कि अगर बच्चा खेलेगा तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। खेल के साथ प्ले इज नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसको हमारे समाज के द्वारा जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, हमारे गुरुकुल के अनुभव हैं, गुरुकुल में पढ़ के वो राजा ही बनता था ना, वो वहां पे राजा भी तो बनते थे, तो पूरे मुल्क को चलाते थे। वहां पे आर्टिस्ट, वो साइंटिस्ट भी बनते थे, जो डॉक्टर्स भी बनते थे, जो इंजीनियर्स भी बनते थे, जिन्होंने ऐसे मंदिर बना दिए, ऐसे किले बना दिए, ऐसे इमारतें बना दी जिसका आज का भी आर्टिस्ट जो इंजीनियर है आज भी नहीं बना सकता। तो वो खेलते भी थे गुरुकुल में और पढ़ते भी थे और ये काम भी करते थे। तो ये भ्रांति हमारे दिमाग से जब तक नहीं निकलेगी तो बच्चे का विकास जो है। दूसरा है, एक बड़ा गंभीर सोच है कि हमें खेलना किस लिए, हमें सचिन तेंदुलकर बनने की, हमें सानिया मिर्जा बनने के लिए खेलना है, हमें वर्ल्ड लेवल पे खेलना, हमें इंडिया रिप्रेजेंट करना है। निकाल दीजिए दिमाग से। आपके बच्चे को या आप, तुम्हें बड़ों से भी मुखातिब हूं, आई एम एड्रेसिंग टू द एल्डर्स आल्सो हु आर सिटिंग हियर, मैं टीचरों से भी मुखातिब हूं। आपको सबसे पहले खेलना है अपने लिए। यू हैव टू प्ले फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए खेलना है, अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए खेलना, अपने शरीर को फिट रखने के लिए खेलना। आपको इसलिए खेलना है कि आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से कर सकें। आपको इसलिए खेलना है कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें। आपको इसलिए खेलना है कि आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। आप पूरी एनर्जी से, पूरे उत्साह से, पूरे जील के साथ यू शुड बी एबल टू टीच द चिल्ड्रन एवरी डे एंड ईयर राउंड। इसलिए हाँ, इस प्रोसेस में अगर आप सचिन तेंदुलकर बन जाओ, सानिया मिर्जा बन जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन या बेसिक स्पोर्ट्स के माध्यम से आप भी नाम कमा सकते हो। फिर हमारे पास भ्रांति है कि खेलने से खेलने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता। टाइम तब आपको और भी कम लगना महसूस होगा जब यहाँ पे बैठे आज जो मुझे लोग सुन रहे हैं वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा, ओनली 1 आवर यू हैव टू गिव टू योर बॉडी। जो इसकी आवश्यकता है, जो ईश्वर ने, खुदा ने निश्चित कर दिया है कि आपको अपने जिस्म का, अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर आप अपने शरीर का, अपने जिस्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपका ध्यान नहीं रखेगा। और ये बिल्कुल क्लियर बात है कि शरीर जितना इस्तेमाल होता है उतना ही उपयोगी होता है। तो ये अगर जब आपने ये निश्चित कर लिया कि 24 घंटे में से 1 घंटा आपके शरीर के लिए है, तो आपके पास कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा। फिर आजकल इतनी एक्टिविटीज आ गई हैं जो कि 1 घंटे के अंदर आप ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ 1 घंटा और सिर्फ 45 मिनट 1 घंटा चाहिए और आपके जिस्म की, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाएगी। अभी मैंने माइनर गेम्स का जिक्र किया था, डांस का जिक्र किया था, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। और फिर सैकड़ों एक्टिविटीज हैं जो आप एक कमरे के अंदर कर सकते हो। तो मैं भी थोड़ा बताऊंगा। पैसा चाहिए, अगर आपको खेलना है तो पैसा चाहिए। मैं बात करता हूं, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको एक जोड़ा कपड़ा, खेलने के स्पोर्ट्स किट और एक जोड़ी जूते, और पूरा जो मैदान, पूरी सड़कें, पूरा बाग आपके डिस्पोजल पर। आपका कमरा आपके डिस्पोजल पे है, आपकी छत आपके डिस्पोजल पे है, आपकी सीढ़ियां आपके डिस्पोजल पे है। ये आपको इतनी एक्सरसाइज दे देगी कि आपको किसी
तरह से कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है। आजकल एक कॉन्सेप्ट जो उभर के आ रहा है, क्या होता है कि गलत चीजें चालू कर दी जाती है, लाइक पॉलिथीन। हमारे आपको दिखी वो मालूम नहीं किस सोच के साथ पॉलिथीन बैग्स को प्रमोट किया गया और आज उनको हम खतरनाक मानते हैं। लाइकवाइज इसी तरह से जिम्नेशियम कॉन्सेप्ट, जिम कॉन्सेप्ट, मतलब आज देखिए हर कोई जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, और वो भी एक ऐसा जिम जो कि पूरी तरह से पैक हो, एसी चल रहा हो, एसी चल रहा हो। आज फिर वही आ गए वापस कि जिम में एक्सरसाइज करना गलत है। इट इज रॉन्ग टू एक्सरसाइज इन दैट। क्या कह रहे हैं कि बाहर एक्सरसाइज करिए, और बाहर एक्सरसाइज करने के फायदे, यू आर क्लोज टू द नेचर, यू आर क्लोज टू द, यू आर गेटिंग फ्रेश एयर, आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज करते कहीं, और वो आपके जिस्म को, आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को अच्छा करता है। तो ये कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत जगह चाहिए, ये सब चीजें गलत साबित हो रही हैं, और हमें इसको देखना पड़ेगा कि हम एक्सरसाइज करें और ये दिमाग से निकाल दें कि बहुत समय चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत जगह चाहिए, और ये सब चीजें जरूरी नहीं। मेरी मशहूर, मैं हर एक को डिस्करेज करता हूं कि भाई पैसा खर्च मत करो, आपके पास इतना साधन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस्तेमाल करिए और एक्सरसाइज करिए। अब मैं अपने आई थिंक मुझे अब थोड़ा सा अपने लेक्चर को समेटना पड़ेगा। ये कोविड-19 पीरियड को मैंने थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी। इस गुज़िश्ता लास्ट वेरी फ्यू मंथ्स काफी हफ्ता हो गया, इनएक्टिविटी इज द ग्रेट प्रॉब्लम। असक्रियता एक बहुत बड़ा इशू बनी हुई है अभी भी, और उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, और सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो नंबर 1 पर है स्क्रीन टाइम। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि हमने बहुत वक्त स्क्रीन के सामने देना चाहिए, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, ये बहुत बड़ी। और बच्चों से मैं खास तौर से हर लेक्चर में कभी स्कूल में जाने का जब भी मौका मिलता है, कॉलेज में जाने का मौका मिलता है, तो मैं बच्चों से बहुत हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि फॉर गॉड सेक, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, मोबाइल को दिमाग इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, आप इनएक्टिव हो, उसके अलावा उससे जो रेस निकल रही है वो बहुत खतरनाक है। और अनफॉर्चुनेटली मैं हेजिटेट नहीं करता सही बात बोलने के लिए, और इसमें जो कंटेंट आप देखने की कोशिश करते हो वो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी मानसिकता के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए अच्छे नहीं। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलना है, मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध है उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें। Be very conscious about the use of all these gadgets. दूसरी जो प्रॉब्लम आई कोविड काल के अंदर की बंद हो गई। तीसरी प्रॉब्लम आई, जो खेलते थे, जो नहीं खेलते थे, वहां की जो बात नहीं कर रहा मैं, जो खेलते वो भी बैठ गए कि हम क्या करें, सब चीजें बंद हैं, बाहर निकल नहीं सकते घर के अंदर। इससे क्या हुआ कि फिजिकल एक्टिविटीज ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा रुक गई, बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो गई। एक दूसरी समस्या जो आई कोविड काल के अंदर वो है इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स।
हम टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बहुत ज्यादा बैठने लगे। वक्त का मालूम नहीं पड़ा, हम वक्त पे सो नहीं पाए, वक्त पे उठ नहीं पाए, और फिर ये हमारी एक एक कमजोरी बनता गया। तो इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स डेवलप हो गए। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे मुझे मैं सो नहीं पाया, ये सारी चीजें। और ना सोना अपने लिए एक अभिशाप है, अपने में एक अभिशाप है। एक और जो खराबी है कोविड पीरियड के अंदर, वो है हमारी खाने की आदतें खराब हो। कुछ मजबूरी किससे कि सप्लाई नहीं मिल रहा था, तो इसको अब तो मिलने लगा है, तो हमने येन केन प्रक्रिया जिसे कहते हैं, somehow we manage with the things which are available to us। और उसमें ये हुआ कि एक ही चीज खाने लगे और लगातार खाने लगे, और कहीं पे बोरियत को दूर करने के लिए हमने मिठाई ज्यादा चालू कर दी, खाना ज्यादा खाने लगे। ये सब चीजें हुई। अगर कुछ करने को नहीं है तो कुछ खाओ, ये भी एक आ गया। ना बाहर जा सकते, ना मिल सकते, ना कुछ कर सकते, तो भाई चलो पकौड़े कर लो, बहुत कॉमन, आप ये बना लो, वो बना लो, तो ये सब चलता रहा। इससे क्या हुआ कि हमारा वजन बढ़ गया, हमारी फिजिकल फिटनेस कम हो गई, और हमारी जो सबसे जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है मेंटल फिटनेस के ऊपर हमारी खराब हो गई, हमारी मानसिकता खराब हो गई, हमारी मस्तिष्क के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और कैसे पड़ा, मैं कुछ उसके लिए स्ट्रेस, दबाव में आ गए। दबाव कितने थे वो आप जानते हो, हर तरह के दबाव थे, खाने का दबाव, पीने का दबाव, दोस्तों से ना मिलने का दबाव, पिक्चर ना देखने का दबाव, कई तरह के दबाव थे। पूजा मंदिर में ना जाने का दबाव, मस्जिद ना जाने का दबाव, ये हमारे दबाव थे, ठीक है ना। फिर एंजाइटी, उत्तेजना, क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हमको घेरे हुए है, क्या होगा। इवन वी हैव रिसीव्ड द कोविड इंजेक्शन आ गया, वैक्सीन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन क्या हम उस सवाल से उभर पा रहे हैं कि क्या होगा। वैक्सीन इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन कराएं कि नहीं कराएंगे, इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं। एंजाइटी, कई तरह की उत्तेजना हमारे अंदर इतनी भर गई है इस काल के अंदर, तो उनका निकालना जरूरी है। चिंता, कई तरह की चिंता थी, छोटों की चिंता अलग थी, बड़ों की चिंता अलग थी, सबकी अलग अलग चिंताएं थी। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, हमें नहीं मालूम था इस पीरियड के अंदर, आज भी हमें नहीं मालूम है कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भी कोई सिचुएशन हम कहेंगे इंप्रूव हो गई है। वो अनफॉर्चुनेट है कि जो शीर्ष स्थान पे बैठे हैं, वो अपने सुविधाओं के अनुसार ऐसा लगता है कई बार कि बढ़ गया है कोविड, कम हो गया है कोविड, ये कुछ दिमाग से समस्या हमारे परे है। डर, अनसर्टेनिटी, डर, बाहर निकलने का डर, मिलने का डर, इलाज का डर, बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत डर थे। इसमें सबसे ज्यादा जो और बुरी तरह जो असर हुआ है जिसके ऊपर, लो इनकम के ऊपर, क्योंकि उनका छोटा घर थे, बड़ा परिवार था, आमदनी बिल्कुल नहीं थी, बहुत खराब खाना मिल रहा था। अब इस दौरान आज भी मैं उसको शामिल कर रहा हूं, पास नहीं हुआ। प्ले एक्टिविटी जो मैंने पहले बताई, वो क्या करें, वो ये करेंगी कि वो आपके दिमाग के ऊपर पोंछा लगाए। एक बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूं, पोंछा लगाना। घर के अंदर जहां पे गंदगी होती है वहां पर हम पोंछा लगाते हैं, वो पोंछा साफ हो जाता है। इसी तरह जब हम खेल कूद की एक्टिविटीज में, चाहे वो ऐसे बच्चे इन्वॉल्व हो, हमें होमवर्क याद नहीं रहता, हम बड़े हों तो हमें अपने काम की जगह की जो प्रेशर है वो याद नहीं रहते, हमें फाइल्स याद नहीं रहती, हमें लेसन लिखना हमें याद नहीं रहता, ये सब चीजें हमें याद नहीं रहती, तो पोंछा लग जाता है दिमाग में। खेलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता,
ये एक बॉल को बास्केट के अंदर डालना नहीं है, ये फिजिकल क्रिया नहीं है। इसमें बास्केट बॉल के अंदर बॉल जब रिंग के अंदर जाती है तो ये आत्मविश्वास पैदा करती है, आई कैन डू। जब आप एडवेंचर एक्टिविटी में पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप पूरे गेम में खेलते हैं, बास्केटबॉल में या फुटबॉल में, कि मैं लगातार खेल सकता हूं, ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात होती है। खेलने में हमें दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी चीज प्राप्त होती है, फन एंड एंजॉयमेंट। हमें मजा आता है, आत्मिक सुख मिलता है, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इससे हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है। जो हमारी परेशानी चल रही, रोजाना की जो परेशानी चल रही, उनसे हमारा दिमाग जो अलग होता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सोशल वेलबींग। जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि सामाजिक प्रक्रिया, खेल में एक सामाजिक प्रक्रिया। तो हम जब खेलते हैं तो हमारा इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारे एक दूसरे मेल मिलाप बढ़ता है, एक दूसरे से डायलॉग्स होते हैं, हम एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे से अपनी खुशियां शेयर कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जो कोविड पीरियड चल रहा है, मैं अभी भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चल रहा है, तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? इस पे आप लोग ने किया होगा। मैंने बहुत छोटे में, क्योंकि अब टाइम हो रहा है तो मैं जो हूँ उसको खत्म कर रहा हूँ। घर के आसपास की खुली जगह है, सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, जब सड़क पे लोग कम है, घर के बाहर लोग कम है, घर पर आप योगा कर सकते हैं। और आप जो है घर की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज की, दरवाजों का, सीढ़ियों का, छत का, दीवारों का, फर्नीचर का, आपके घर के खाने की चीजों के जो वजनदार तेल का टिन आया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर के अंदर माइनर गेम्स खेल सकते हैं, डांसिंग की एक्टिविटीज है उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत है। और आजकल एक वो यूट्यूब पर जो है फिजिकल एक्टिविटीज डालेंगे, रूम के अंदर क्या करना है, छत के ऊपर क्या करना है, सीढ़ियों का कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जिम म्यूजियम बंद है, क्लब ग्रुप बंद है, ये बंद है, वो बंद है। तो आपके पास वेरे का इस्तेमाल करें और आप जो है वो अपने को अपने शरीर को चुस्त रखें, क्योंकि शरीर माध्यम अनुधर्म साधन। ये कंक्लूजन में फिर मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी हर साधना का माध्यम शरीर है, और अगर आप शरीर को निग्लेक्ट करेंगे तो आप जिंदगी में आज ये काम कर लेंगे, कल नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये प्राप्त करना चाहूंगा पेरेंट्स से, टीचर से, स्टूडेंट से जो यहाँ मौजूद है, कि 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने शरीर को आवश्यक रूप से दें, इसको निग्लेक्ट नहीं करें। कार में आप पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कब तक चलेगी? ठीक है, वो करें। अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक और बात को आपके नॉलेज में बहुत ब्रीफ में लाना चाहता हूँ कि मैं 2011 से लेकर, मैंने 2011-12 से लेकर एक अभियान चालू किया है जो कि बहुत बड़ा अभियान है, खेलो भारत खेलो, प्ले इंडिया प्ले। इसके अंदर एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट बनाया है मैंने, और इसका उद्देश्य है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमारे फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। मेरे ख्याल से नहीं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। लास्ट जो राइट जुड़ा था वो राइट टू एजुकेशन जुड़ा था। मैं उसके अंदर एक और राइट जुड़वाना चाहता हूँ, राइट टू प्ले। हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है कि उसको खेलने को मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, एज, हर कोई को खेलने को मिले। आप समझ रहे हो कि मेरी चाहत, मेरा जो अभियान है कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान आज नहीं खेलेगा तो कल हिंदुस्तान कमजोर पड़ जाएगा। तो आप भी इस अभियान से जुड़िए। आप
भूल जाइए कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है। इन्हीं लफ्जों के साथ इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये वक्त दिया और मैं अपने विचारों से आपके सामने आया। आपने धैर्यपूर्वक सुना, मुझे खुशी और बढ़ जाएगी आप जब मेरे बोले हुए बातों का मनन करेंगे और कुछ अपने जिस्म के लिए करना चालू करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप खेले और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि खेलता भारत महान भारत, खेलता भारत तंदुरुस्त भारत, प्लेइंग इंडिया ग्रेट इंडिया, प्लेइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जैसा कि बच्चों आपने अभी पूरा जो सर का लेक्चर वो सुना, और आपने एक चीज गौर से पाई होगी कि सर ने प्राचीन काल से लेकर अभी तक कई चीजों को जोड़ते हुए आपको बताया कि मनुष्य के लिए खेल कितना जरूरी है। और आज खासा कोविड है, हमने उसके एस्पेक्ट को भी बताया कि आपको मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो आप घर में एक डांसिंग पैटर्न से, एक एरोबिक्स पैटर्न से अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। और जो सर ने एक फंडामेंटल राइट के लिए बोला है, राइट टू प्ले, अगर जिस दिन ये राइट बन जाएगा उस दिन ये समझिए जैसे कि राइट टू एजुकेशन। और सरकार 8th क्लास तक सब बच्चे को कम से कम 8th क्लास बच्चा पास होना चाहिए, मिनिमम एजुकेशन 8th क्लास हर बच्चे के पास होनी चाहिए। इसी तरह अगर राइट टू प्ले बनता है तो कम से कम सरकार ये तो बोल सकती है कि हर बच्चे को 12th क्लास तक गेम कंपलसरी होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और आपको बता दें बेटा कि फिजिकल एजुकेशन खाली खेल नहीं है, उसके अंदर आप हर सब्जेक्ट का थोड़ा पार्ट पाएंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना नॉलेज प्रदान किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया। बच्चे भी कई चीज समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे आजकल ये जो ये लेक्चर है ये आपको ना तो इंटरनेट पे मिलेगा ना आपको घर पे, और शायद आज तक मैंने भी कभी इस तरह की कोई चर्चा आप लोगों से नहीं करी है। तो आपने देखा कि जो हमारे गुरुजी हैं वो छोटी छोटी चीजों को किस तरह से आपको बता पाते हैं, एलोबरेट कर पाते हैं, और उसको आप आसानी से समझ पाते हो। अब मैं नवीन सर से बोलूंगा कि सर अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी बच्चे को सर से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर सर को क्वेश्चन का जवाब नहीं मालूम होगा तो फिर बता देंगे बाद में, पढ़ के या समझ के। बेटा सर मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, सर को सब नॉलेज है, पर आप पूछिए। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यस, एनी क्वेश्चन?